एक तो नवाब और दूसरा कंपनी। नवाब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो दीवानी राइट्स मिल गए थे उसको। निजाम का फंक्शन समझ में आ गया? किसके पास थे? नवाब के ही पास थे। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन दीवानी राइट्स दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? दिक्कत ये होगी कि समझ नहीं आएगा कि रूल कौन कर रहा है, क्योंकि बिना रेवेन्यू के गवर्नमेंट नहीं चल सकती। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वो नवाब के पास जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो कहता था कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उनसे बोलो तुम। बट वो बोलते थे अंग्रेज लोग, भाई हम तो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तुम वहां जाओ। तो ऐसे में हम देखेंगे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम देखेंगे कि इंडिया में, बंगाल में सबसे घटिया सरकार एग्जिस्ट करेगी। लॉलेसनेस, पता ही नहीं चल रहा है कि किसके पास जाना है हमने। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो डुअल गवर्नमेंट हो चुकी थी। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट से ये डुअल गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और हम देखेंगे प्रॉपर्ली बंगाल अंग्रेजों के पास आ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ क्या है, दीवानी राइट्स है ना, लेकिन सही क्या होगा कि डायरेक्ट ब्रिटिश के पास जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और क्या रेवेन्यू मैटर भी उनके पास जाए। तो ऐसा हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा घटिया सरकार, ऐसे बोला जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इस एरा में, डुअल गवर्नमेंट में, ऐसे बोला जाता है सच अ रेपेशियस गवर्नमेंट एवर एग्जिस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। समझ आ गया? कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन कब? ठीक है, इलाहाबाद की ट्रीटी से जब तक तुम्हारा क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के आने से थोड़ा सा पहले तक की थी। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो ये ठीक है। नेक्स्ट 1765 से 1772 तक समझ में आ गया क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट, ठीक है ना, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। एक तो हो गया निजामत राइट्स, जिसमें कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, वर गिवन टू द नवाब ऑफ बंगाल बाय ईआईसी। और दूसरे होंगे दीवानी राइट्स। नवाब के राइट्स को बोलेंगे हम निजामत राइट। अच्छा, नवाब को हम नाजिम भी कहते थे, नवाब नाजिम भी कहा जाता था उसको। तो नवाब जो है, नवाब, ठीक है, नाजिम या नवाब नाजिम भी बोलते थे उसको, ठीक है ना, दीवानी राइट्स है। 1767 में यहां पर देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। मैसूर वॉर का मतलब यहां पर यह है कि ब्रिटिश, और हम देखेंगे मैसूर, इसमें है तुम्हारा हैदर अली। कौन है? हैदर अली। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। तो हम देखेंगे पहला जो सबसे बड़ा इंडिया में उनके लिए अड़ंगा था वो हैदर अली था, मैसूर था। समझ आ गया? मैसूर जीत जाता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। हैदर अली अपनी शर्तों पर अंग्रेजों से ट्रीटी साइन करवाता है, ध्यान देना। तो हम देखेंगे ये जो है इंडियन पावर है जो जीत रही है। जब मुगल्स हार गए, नवाब हार गए बंगाल के ये, हम देखेंगे, लेकिन मैसूर अभी डटा हुआ है और उसने अंग्रेजों को हराया और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करवाई। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मेरी बात समझ गई? ठीक है। 69-72 तो ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ। 73 में तुमको पता है रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। कंपनी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इसी के थ्रू हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाया गया। समझ में आ गया? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है कंपनी का कोर्ट है, समझ में आ गया? वहां पर अगर कोई जो है इंडियन भी अपील करना चाहे वो भी अपील कर सकता था। मेरे बात समझ में आ गई? 75 से 82 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब ध्यान देना, अब यहां पर फिर मराठा वॉर भी होगा और ऑब्वियसली बात है मराठों की लड़ने की स्किल्स, गुरिल्ला टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। तो उसमें क्या हुआ, मराठा जीत गए थे और जो है ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हो गई थी। मेरी बात समझ गई? ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर टीपू और हैदर अली और हम देखेंगे मराठा यहां पर हरा रहे हैं। मतलब डेक्कन नॉर्थ तो साफ है, नॉर्थ को तो मतलब नहीं है
ठीक है। डेक्कन में अभी भी जो है हम देखेंगे मराठा हैं और तुम्हारे मैसूर में है, ये हराएंगे। तो ट्रीटी ऑफ सलबाय किसके बीच हुई थी, हम देखेंगे एंग्लो मतलब जो है ब्रिटिश और मराठों के बीच। 80 से 84 तक, ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। फर्स्ट ये था, ये सेकंड था। स्टेटस को एंटेबेलम मतलब जैसा पहले था वैसे हुआ। मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस जो हैं, मतलब सेकंड मैसूर वॉर में हैदर अली उसको कैंसर हो गया था, समझा गया, कैंसर वो हो गया था, वो बीच में मर गया था। सेकंड मैसूर वॉर के ही बीच में वो मर गया था। तो हम देखेंगे कि अब जो है उसका लड़का टीपू सुल्तान जो है इसको लड़ेगा, समझ आ गया, ठीक। लेकिन क्या होता है कि दोनों साइड लड़ते लड़ते थक जाती, कोई भी टस से मस नहीं हो रहा होता, समझ आ गया। तो दोनों जो है क्या करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, समझ आ गया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। स्टेटस को एंटेबेलम मतलब जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, समझ आ गया। जितनी तुम्हारी टेरिटरी थी वो रहेगी, जितनी हमारी थी उतनी रहेगी, कोई भी किसी की टेरिटरी में इंक्रोच नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के पे क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुल निगाह से देखेंगे, समझ आ गया। इस तरह से इज इट क्लियर। 81 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दिक्कतें थी, उसको जो है थोड़ा सा हमने बदला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो 1781 का एक्ट आया, उसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, नोट कर लो उसको। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 67 से 69। और कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अच्छा वैसे मद्रास किसके अंडर है, ब्रिटिश के अंडर है, किसके अंदर है। और टीपू और हैदर अली की फोर्सेस ने मद्रास पे घेराबंदी कर दी, मद्रास को उन्होंने घेर लिया था। तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने हैंड्स अप कर लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई अगर मद्रास चला गया फिर तो हम गए। तो वो फिर वो हार जाते हैं और वो सफेद झंडा दिखा देते हैं और फिर होगी ट्रीटी ऑफ मद्रास, समझ आ गया, ठीक है ना। नहीं आएगा ना,
वो तो अटैक करेंगे, लेकिन वो वहां पर फिर वो क्या कर देंगे, ट्रीटी, हाँ ट्रीटी साइन हो जाएगी मद्रास की, तो वो मद्रास उन्हीं के पास रहने दिया। मतलब इससे पहले वो मद्रास में आता तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। समझ आ गया, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो देखिए, पहला एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर जीत गया, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन हाँ मतलब ये है कि दोनों साइड स्ट्रांग रही। अब थर्ड और फोर्थ में मैसूर हार जाएगा। मेरी बात समझ गई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड, समझ आ गया, और उसके दोनों लड़कों को बंदी बना करके अंग्रेज लोग अपने पास रखते हैं, और जो है उस पर हैवी पेनल्टी लगाते हैं, और वो बोलते हैं जब तक तुम पैसे नहीं दे दोगे, समझ आ गया, तब तक जो है तुम्हारे दोनों लड़के हमारे पास रहेंगे। और टीपू को अपनी आधी टेरिटरी छोड़नी पड़ती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में अब इस चीज का जो है बदला लेने के लिए टीपू फोर्थ वॉर लड़ेगा, समझ आ गया। और फोर्थ लड़ेगा तो हम देखते हैं अंग्रेज लोग उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लेंगे, वो लड़ता हुआ मारा जाएगा। मेरी बात समझ आ गई। तो मैसूर पे अब किसका कब्जा हो गया था जनरली, ब्रिटिश का। इज इट क्लियर। तो थर्ड फोर्थ में टीपू सुल्तान हार जाएगा, चौथे में तो मर ही जाते हैं वो। इज इट क्लियर। दिया। नेक्स्ट 84 सुने, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हर 10-10 साल बाद आएगा, समझ आ गया, अमेंड करने के लिए। अब हम देखेंगे 84 पे क्या आएगा, ठीक है। फिट्स इंडिया एक्ट आया, समझ आ गया। 90 से 92 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम क्या है, कैपिटल ऑफ मैसूर, कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ध्यान देना। ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर कहां हुआ, कर्नाटक में हुआ ना आज, ठीक है ना ये। और थर्ड जो ट्रीटी थी श्रीरंगपट्टनम की, जिसमें टीपू सुल्तान वाज बैडली डिफीटेड, ठीक है। 1971 चार्ल्स कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस अ रेगुलर पुलिस फोर्स सिस्टम इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। प्रॉपर हम देखें जो पुलिस फोर्स की जो भर्ती हुई और जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, वो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था, समझ में आ गया। 1793 में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉर्नवालिस कोड, सिविल सर्विसेज को बनाने वाला इंडिया में प्रॉपरली वो कौन है, कॉर्नवालिस है। हालांकि सिविल सर्विसेज की शुरुआत हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी, और वॉरेन हेस्टिंग जो कब था, जब तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, समझ आ गया, ठीक है ना। तो यहां हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉर्नवालिस कोड, इसमें क्या था, रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिए गए थे, समझ आ गया। राजस्व मामले अलग होंगे और न्यायालय एडमिनिस्ट्रेशन वो अलग कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा काम था उसका। प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ लॉवर इंट्रोड्यूस, मतलब लॉ सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हिंदू एंड मुस्लिम्स लॉ वे कोडिफाइड सेपरेटली, समझ आ गया, ठीक है। हिंदू लॉज क्या क्या होंगे, मुस्लिम्स लॉ क्या क्या होंगे, ताकि हिंदू और मुस्लिम को समझा जा सके, और उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं लॉ बनाए जाए। मेरी बात समझ आई, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर नाउ ब्रॉट अंडर द जुरिसडिक्शन एज वेल, इज इट क्लियर। मतलब जो है इंडिया में जो यूरोपियंस रह रहे हैं वो भी लॉ के अंडर लाए जाएंगे, ठीक है। द सिविल सर्विसेज वाज फाउंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग एंड इट वाज रिफॉर्म्ड, मॉडर्नाइज्ड एंड रेशनलाइज्ड बाय चार्ल्स कॉर्नवालिस, समझ आ गया। तो कॉर्नवालिस कोड जो है, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, और यहां हम देखेंगे प्रॉपर्ली तुम्हारा सिविल सर्विसेज यहां पर देखी जाएगी, इज इट क्लियर, उसको नोट कर लो।
अब टीपू सुल्तान देखा जाए क्यों हार रहा है, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस, निज़ाम की फोर्सेस, मराठा फोर्सेस ये एक तरफ है, समझ में आ गया, तो टीपू हारेगा। लेकिन बाद में हम देखेंगे क्या होगा, मराठों का नंबर आएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना, वो सब एक साथ हो जाएंगे फिर, ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा जाएगा, ठीक है। अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्योंकि क्या हुआ कि जो टेरिटरी थी, मतलब जो टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी आधी ले ली थी ना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, वो डिवाइड हो जाएगी बिटवीन द मराठाज, निजाम, और सबसे कम पोर्शन मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनको टेरिटरी मिल रही है ना, ठीक है। इंडियन पावर्स अगर एक साथ रहती है ना, तो कभी अंग्रेज लोग नहीं टिक पाते, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं, मेरी बात मुझे समझ आ गई। अब टीपू की फोर्सेस कितनी स्ट्रांग थी, मराठा जाने जाते थे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, तो ये सब अगर एक होते तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी बात समझ गई, बट ये आपस में लड़ते रहे। दिख दिया, ठीक है। देखें अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा जाएगा, और इसमें क्या होगा, टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा जाता है, मेरी बात समझ गई। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, कंपनी जीत गई, ठीक है। मैसूर एंटर्ड इनटू द सब्सिडरी अलायंस, सुनो सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है जो जिसने ये साइन किया, समझ आ गया, उसको पहली बात है अपनी टेरिटरी देनी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, समझ आ गया। टेरिटरी दे करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फौज उसके यहाँ रखेगा, जो कि क्योंकि उनकी फौज अच्छी थी, जो कि उनको डिफेंड करेगी दूसरे अटैक से, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। और जो है, ठीक है, क्या होगा, उसकी सैलरी भी, उस बटालियन की सैलरी भी वहीं से ही आएगी, दी जाएगी, अंग्रेज लोग नहीं देंगे। और अगर जो है ऑब्वियसली बात है किसी दूसरे देश की आर्मी किसी दूसरे देश में है, तो वो देश अब क्या हो गया, उसकी तो इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, तो जहां किन लोगों ने, राजाओं ने सबसे लाइन साइन किया, इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक संधि, तो वहीं उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, अब वो नाम मात्र के हैं, मेरी बात समझ गई, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इन इंडिया, और हम देखते हैं ये वही टाइम था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन होते होते हम देखेंगे कौन, नेपोलियन बोनापार्ट जो है कॉन्कर कर रहा था, समझ आ गया, और उसका इन्वेजन होना है इंडिया में, समझ आ गया। तो उसके इन्वेजन होने से पहले ही समझ आ गया अंग्रेज लोगों ने तैयारी कर ली थी कि जितने भी राजा हैं इनसे सब्सिडी लाइन साइन करवा लो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे उससे मिल जाएं, किससे, नेपोलियन से मिल जाएं, और फ्रेंच और ब्रिटिश की तो चली थी दुश्मनी, समझ आ गया। तो अब ध्यान देना इनकी सोच, उसके आने से पहले ही इंडिया के जितने रूलर्स थे सब सब्सिडी लाइन साइन करा रखा है, कोई पेंशनर बन रखा है, तो मतलब क्या हो गया, अब अगर फाइट होगी तो ये सब के सब जितने भी इंडियन रूलर्स हैं ये अंग्रेजों के साथ होंगे, समझ आ गया। तो तुम यही है उनकी दूरदर्शिता, समझ आ गया, ठीक है। ये चीज The EIC was concerned about the French invasion and the spread of French revolutionary ideas in India. Publishers were not allowed news against the government. मेरी बात समझ गई। 1803 से 5 में हम देखेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा जाएगा,
मेरी बात में गई। और इसमें मराठा हार जाएंगे, कंपनी जीत जाएगी, ट्रीटी होगी सुरजी अर्जन गांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, समझ आ गया? ठीक है। 1806 में वेलोर मिटिनी होती है, ठीक है ना। It was the first significant mutiny by Indian sepoys with the East India Company, and it occurred because the EIC ignored the Hindu and Muslim Indian sepoys religious धार्मिक मुद्दों पर ये लड़ा गया था। फतेह हैदर टीपू सुल्तान सन लेड द, ठीक है, इंडियन सिपॉय, समझ में आ गया? उसको हम बोलते हैं वेल्लोर म्यूटिनी। वेल्लोर कहाँ पड़ा? तमिलनाडु में पड़ा। मेरी बात में गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो। वेल्लोर म्यूटिनी, है सब्सिडी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेस्ली, इस समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा, समझ आ गया? और उसको कहा जाता है कि भाई, अच्छा वो इंडिया में आता है वेलेस्ली कि मैसूर को खत्म करना है, उसका एक मकसद था, समझ में आ गया? क्योंकि तो मैसूर गले की हड्डी बन रहा है अंग्रेजों की। तो बता देंगे। अभी मैं तुम्हें जैसे एक टाइमलाइन बता रहा हूँ, मेरी बात समझ, ठीक है? ये बहुत गर्मी हो रही है भाई। तो फतेह हैदर कौन है? टीपू सुल्तान का एक लड़का, ठीक है। दिया। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, ठीक है। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट,
सुने, अब पंजाब है, पंजाब के रूलर हैं महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है ना। महाराजा रंजीत सिंह और हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अब जो है अमृतसर की संधि होगी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इससे कंपनी साइन द ट्रीटी विद द महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। समझ में आ गया, ठीक है, ताकि जो है दोनों एक दूसरे की ट्रीटी को रिस्पेक्ट करेंगे, कोई इधर क्रॉस नहीं करेगा, इस तरह से, ठीक है ना। ये 1813 में इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1814-16 तुमको पता ही होगा, एंग्लो नेपालीज वॉर, समझा कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और सगौली की ट्रीटी साइन होती है। मेरी बात समझ में आ गई। 1870 से 19 में हम देखते हैं लास्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है, मराठा हारते हैं, पेशवा भाग जाते हैं, और हारने के बाद हम देखेंगे मराठा एम्पायर खत्म हो जाता है, और मराठों की जो टेरिटरी थी उसको लेकर के अब बनेगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या बनेगी, पहले बॉम्बे आइलैंड है, और अब क्या होगा, ठीक है ना, पेशवा की जो जितनी भी जमीन है वो, मतलब मराठा एम्पायर खत्म, पेशवाशिप खत्म। मेरी बात समझ गई, और हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि मराठा एम्पायर खत्म हो गई। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, नाना साहिब को जो है पेंशनर बना दिया जाएगा, ठीक है ना, उनके अडॉप्टेड सन थे, ठीक है ना, तो अडॉप्टेड सन थे जो है नाना साहिब, उनको कानपुर के पास बिठूर में, ठीक है ना, छोटी सी जागीर दे दी जाएगी, उनको भी पेंशनर बना दिया जाएगा। मेरी बात को समझ में आ गई। मुगल बादशाह पेंशनर बंगाल में खत्म, समझ में आ गया। नवाब ऑफ अवध, वो तुम्हारे क्या हुए, सब्सिडी अलायंस उन्होंने साइन कर लिया था पहले ही। मेरी बात समझ में आ गई। नॉर्थ इंडिया खत्म, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के साथ इन्होंने यहाँ अमृतसर की ट्रीटी साइन की, तो वहां पर वो बचे हुए, ठीक है ना। डेक्कन में तुम्हारे मराठा खत्म, समझ में आ गया, ठीक है। और तुम्हारा जो टीपू सुल्तान, वो तो 1799 में ही मारा गया था। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है। लगभग पूरा इंडिया जो है अब इनके अंडर लगभग आ चुका है, ठीक है। वहां इन्होंने नेपाल को हरा दिया, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हो गई, समझ में आ गया। अब हिंदुस्तान के बगल में जो है म्यांमार है, क्या है, बर्मा, समझ में आ गया। अब इनकी नजर कहां पड़ेगी, बर्मा पे पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये अच्छा, इसमें ये भी देख लो, 1820 में रुयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। रुयतवारी, जमींदारी, महलवारी, वो हम देखेंगे सिस्टम क्या है, समझ में आ गया। बस तुमने टाइमलाइन देखनी है। 1824 से 26 तक फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ा गया, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ यानदबू, समझ में आ गया। ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन बर्मा, प्रेजेंट डे, समझ में आ गया। इसका मतलब बर्मा जो, अब ध्यान देना, बर्मा का जो रूलर होगा कौन, ब्रिटिश, समझ में आ गया, ठीक है ना। इंडिया, बर्मा, ये सब अब एक ही कौन, गवर्नर जनरल देखेंगे, और बर्मा अब इंडिया के साथ जोड़ दिया गया। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है ना। ये चीज है, तो ट्रीटी ऑफ यानदबू, इसको नोट कर लो।